औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है जो डिस्कस करना है वो है टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। इससे पहले हमने डिस्कशन की क्रोमेटोग्राफी एंड इट्स बेसिक प्रिंसिपल्स। अब जो लास्ट ये जो बेसिक प्रिंसिपल वाला टॉपिक डिस्कस किया था उसका मकसद सिर्फ इतना था कि क्रोमेटोग्राफी का कंसेप्ट पता चले और किस रूल वो कौन सा ऐसा कॉमन रूल है जिसको माइंड में रख के इस टेक्निक को स्टार्ट किया गया, इस सेपरेटिंग टेक्निक को। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। इसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी भी कह सकते हैं। याद रखिएगा, जब भी किसी चीज़ को क्लासिफाई किया जाता है तो उसका कोई ना कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है। जिस तरह एग्ज़ाम्पल एक मिसाल के तौर पे अगर हम क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट एनिमल्स को, मिसाल के तौर पे हम क्लासिफाई करते हैं लाइन को, फिर क्लासिफाई हम करेंगे गोट को, फिर क्लासिफाई हम करेंगे डियर, डॉग। ये कुछ एनिमल्स हैं, इनको हम क्लासिफाई करते हैं। इनमें फिर कुछ इसमें बर्ड्स, यानी इसमें हम क्लासिफाई करेंगे हैन को। ये एज ए एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाने लगा हूँ कि क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया अगर चेंज करें तो क्लासिफिकेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है। इन एनिमल्स की क्लासिफिकेशन में हम क्राइटेरिया रखते हैं कि ऐसे एनिमल्स जो बच्चे पैदा करते हैं वो एक क्लास में, और ऐसे एनिमल्स जो अंडे देते हैं यानी एग लेइंग एनिमल्स, उनको एक क्लास में रखा जाए। तो जाहिर सी बात है, नेचुरल बात है, हमें इस चीज़ का नॉलेज है कि ये वाले अगर हम ये क्राइटेरिया रखते हैं तो ये जितने भी जानवर हैं, ये एनिमल्स, ये सारे एक क्लास में आ जाएंगे। यानी डॉग, लाइन, गोट एंड डियर ये एक क्लास में आ जाएंगे। अब अगर हम क्राइटेरिया चेंज करते हैं, हम कहते हैं कि ऐसे एनिमल्स जो गोश्त खाते हैं वो एक क्लास में आ जाएं, और ऐसे एनिमल्स जो पत्ते खाते हैं वो एक क्लास में आ जाएं, तो हम क्या ऑब्ज़र्व करेंगे, हमारी ऑब्ज़र्वेशन ये बताएगी हमें कि ये जो डॉग एंड लाइन है ये एक क्लास में चले जाएंगे, और गोट एंड डियर और हैन ये एक क्लास में चले जाएंगे। अब हम देखें, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि पहले जो क्लास बनाई थी डॉग, लाइन, गोट एंड डियर एक ही क्लास में थे, लेकिन जो ही हमने क्राइटेरिया चेंज किया, डॉग एंड लाइन इनकी क्लास चेंज हो चुकी और गोट, डियर इनकी क्लास चेंज हो चुकी। तो यही बात है कि जब किसी चीज़ का क्राइटेरिया चेंज करते हैं देन उसकी क्लासिफिकेशन भी चेंज होती है। उम्मीद है ये आपको क्लासिफिकेशन और उसके क्राइटेरिया का कंसेप्ट समझ आ चुका होगा। अब टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी पढ़ने से पहले हम ये डिस्कस कर लें कि हमारे माइंड में पिछली क्लासेस में हमने क्रोमेटोग्राफी की कुछ टाइप्स पढ़ी हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर टाइप एक पेपर क्रोमेटोग्राफी है। बहुत ज़्यादा पॉपुलर टाइप है ये पेपर क्रोमेटोग्राफी। फिर हमने एक टाइप पिछली क्लासेस में TLC यानी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी ये पढ़ी हुई है। फिर उसके बाद हमने एक टाइप पढ़ी कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ये वाली एक टाइप हमने पढ़ी हुई है पिछली क्लासेस में। अब ये इस तरह की बहुत सी टाइप्स हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस की हुई हैं। डिस्कस तो नहीं, हमने पढ़ी है, इनका नॉलेज हमारे माइंड में ऑलरेडी है, लेकिन इन क्लासेस को लेके हमारे माइंड में जो कन्फ्यूजन बनी हुई है, हमने इस टॉपिक में उस कन्फ्यूजन को क्लियर करना है और क्लियरली अंडरस्टैंड करना है कि इन क्लासेस का, इन टाइप्स का मकसद क्या है और ये किस तरह से हम इन टाइप्स को डिस्कस करते हैं। चलें बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की जानिब। तो इधर देखें जी, 5 क्लासेस मेंशन हैं इसमें।
मेरे इस टॉपिक में टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी में इसमें जो 5 क्लासेस मेंशन है वो है एक एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। ये जो टाइप्स हैं इनको मैंने क्लासिफाई किया, बहुत सी वेबसाइट से देखा, फिर मैंने बुक से देखा, और जो मुझे अंडरस्टैंडिंग अकॉर्डिंग टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज लगी उनको मैंने उसके अकॉर्डिंग मैंने क्लासिफाई किया। फिर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, मॉलिक्यूलर एक्सक्लूजन एंड अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, ये 5 टाइप्स हैं जो इधर डिस्कस की हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि जब इनको क्लासिफाई किया क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स को, तो इसके पीछे जो बेसिक क्राइटेरिया है वो क्या है, तो वो यहाँ लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, यानी मिक्सचर की सेपरेशन किस बेसिक प्रिंसिपल पे हो रही है। ये जो पेपर क्रोमेटोग्राफी था इसमें कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होगा, जो टीएलसी था उसमें कौन सा प्रिंसिपल, और कॉलम क्रोमेटोग्राफी में कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होगा। तो अगर ये कहना भी बुरा नहीं होगा कि ये जो टाइप्स हैं ये बेसिकली ये उनके मेजर प्रिंसिपल्स हैं जो कंपोनेंट्स की सेपरेशन में यूज़ होते हैं। अब बढ़ते हैं वन बाय वन हम इन प्रिंसिपल्स इन टाइप्स की जानिब। पहला लिखा हुआ है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक और वर्ड अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एडजॉर्प्शन के साथ एक और वर्ड है अब्जॉर्प्शन, ये भी एक पॉपुलर वर्ड है जो हमारे माइंड में है। अब्जॉर्प्शन का तो हमें उर्दू मीनिंग मतलब पता है कि किसी चीज़ का जज्ब हो जाना किसी चीज़ में। अब्जॉर्प्शन अब्जॉर्प्शन का मीनिंग बनता है कि किसी चीज़ का जज्ब हो जाना किसी चीज़ में। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये स्पंज है, एक फोम है। फोम को जब हम पानी में रखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो वाटर है वो इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है, यानी इसके अंदर तक, इसके अंदर वाली तह तक ये पानी चला जाता है। ये तो हो गई अब्जॉर्प्शन। अब हम जो लफ्ज़ मेन जो हमने डिस्कस करना है वो है एडजॉर्प्शन। तो हम ये देखते हैं कि जो अब्जॉर्प्शन वर्सेस एडजॉर्प्शन क्या चीज़ है। एडजॉर्प्शन जो का ये एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेना है। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये स्पंज है, ये एक स्पंज, ये फोम है, या कोई हम कह सकते हैं कोई सॉलिड पीस है। इसके ऊपर अगर हम वाटर कहते हैं जी, वाटर, इसी में वाटर एडजॉर्ब हो, तो एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेना है। एडजॉर्प्शन में क्या होगा, वाटर वेपर जो इसकी सरफेस होगी वहाँ तक ही रहेंगे, यानी इसके अंदर जज़ब नहीं होंगे। यानी अब्जॉर्प्शन का फिनोमेना क्या था, पानी का बिल्कुल बल्क अमाउंट में किसी चीज़ के अंदर तक जज़ब हो जाना, वो है अब्जॉर्प्शन। और जो एडजॉर्प्शन का प्रोसेस है उसमें वो सरफेस फिनोमेना है। और क्या होता है कि उधर मटेरियल्स या कंपोनेंट्स क्या होता है, ये उसकी किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट की सरफेस पे ही जमा हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं एडजॉर्प्शन। उम्मीद है आपको ये दोनों वर्ड क्लियर हो गए होंगे। अगर हम इनको कलेक्टिवली बोल लें, इन दोनों लफ्ज़ों को मिला के बोल लें, तो एक नई टर्मिनोलॉजी सामने आती है, तो वो है सॉर्प्शन। अगर हम इन दोनों टर्मिनोलॉजीज़ को मिलाएं, यानी सॉर्प्शन की 2 टाइप्स हैं, एक अब्जॉर्प्शन और एक एडजॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि कोई भी कंपोनेंट चीज़ के अंदर बॉटम तक अब्जॉर्ब हो जाएगा बल्क अमाउंट में, लेकिन एडजॉर्प्शन में वो सरफेस तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। अब उम्मीद है ये एडजॉर्प्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। यहाँ लिखा हुआ है, अब एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में देखें, इसमें ये चूँकि हमने पहले ही डिस्कस किया, जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है उसकी 2 फेजेस होती हैं। कोई भी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक होगी उसकी 2 मेन फेजेस होंगी।
एक को स्टेशनरी फेज़ कहते हैं और एक को मोबाइल फेज़। इनको अगेन डिस्कस कर लेते हैं। जो स्टेशनरी फेज़ होती है वो स्टॉप होती है, वो इमूवेबल होती है, वो एक जगह पे रुकी रहती है। और जो मोबाइल फेज़ होती है वो कैरियर होती है, वो मूवेबल होती है। वो मोबाइल फेस ही कंपोनेंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। लास्ट वाले लेक्चर में एग्जाम्पल के तौर पे हमने इस्तेमाल किया, जब हम अपनी फ़र्श धोते हैं तो उस पर जब पानी फेंकते हैं तो वो पानी एज ए मोबाइल फेस वर्क करता है, वो कैरियर है, वो मटेरियल को साथ ले जाता है। जबकि जो फ़र्श है वो स्टेशनरी फेस है, वो इमूवेबल है, वो एक ही जगह पे स्टे करता है। अब एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में देखेंगे जो स्टेशनरी फेज़ है उसकी कंडीशन क्या है और जो मोबाइल फेज़ है उसकी कंडीशन क्या है। तो हम ये नोट करते हैं कि एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज़ है, ये पार्टिकुलर, अब इसमें देखें द स्टेशनरी फेज़ ऑफ दिस पार्टिकुलर टेक्निक इज़ ए सॉलिड मटेरियल। तो इसमें जो स्टेशनरी फेज़ है वो सॉलिड होगा। अभी हमें बात क्लियर हो रही है ऑन विच सैंपल कंपाउंड और अब एडजॉर्ब, जिसके ऊपर क्या होता है, जो सैंपल कंपाउंड है वो एडजॉर्ब हो जाता है। ये समझ आइए आपको कि जो एडजॉर्प्शन का मतलब है कि वो जो स्टेशनरी फेज़ है, जो सॉलिड फेज़ है, उसकी सरफेस के ऊपर सैंपल कंपाउंड एडजॉर्ब हो जाएगा। अब जो स्टेशनरी फेज़ है उसने चूँकि एडजॉर्ब करना है, इस वजह से उसको एडजॉर्बेंट का नाम दिया जाता है। और सैंपल कंपाउंड जिसने एडजॉर्ब होना है उसको एडजॉर्बेट का नाम दिया जाता है। ये टर्मिनोलॉजीज उम्मीद है क्लियर हो चुकी होगी। जिस सरफेस ने अपने ऊपर कंपाउंड्स को एडजॉर्ब करना है उस सरफेस को एडजॉर्बेंट, और जिस कंपाउंड ने एडजॉर्ब होना है उसको एडजॉर्बेट कहते हैं। ये तो हमें क्लियर हो गया कि इस टाइप में एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज़ है वो सॉलिड फेज़ होगा, वो सॉलिड मटेरियल होगा। जबकि अगर हम मोबाइल फेज़ की बात करें, तो हम ये देखेंगे ये लिक्विड होगा। मोबाइल फेज़ क्या है, ये लिक्विड है। तो फिर हम इस क्रोमेटोग्राफी को सॉलिड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बोलेंगे, यानी सॉलिड स्टेशनरी फेज़ है और लिक्विड मोबाइल फेज़। यहाँ फिर हम देखेंगे इसमें जो मोबाइल फेस है वो लिक्विड के साथ गैस भी हो सकती है, या लिक्विड होगा या गैस होगा। अगर मोबाइल फेस लिक्विड है तो उसको सॉलिड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बोलेंगे। अगर मोबाइल फेस गैस है तो उसको गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी बोला जाएगा। इसमें हम ये देख रहे हैं कि बहुत कॉमन है, जो इसमें स्टेशनरी फेस है वो सॉलिड है। Stationary phase always solid in adsorption chromatography while mobile phase is liquid, either a liquid or a gas। जब मोबाइल फेज लिक्विड होगा तो उसको सॉलिड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बोलेंगे, जब मोबाइल फेज गैस होगा तो उसको गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी का नाम दिया जाएगा। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एडजॉर्प्शन इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अब्जॉर्प्शन। इन हेयर मॉलिक्यूल आर एडजॉर्ब टू द सरफेस, हाउएवर मॉलिक्यूल विल नॉट बिकम पार्ट ऑफ दिस सेक्शन। बिल्कुल क्लियर है कि जो एडजॉर्प्शन में मॉलिक्यूल उस सेक्शन का पार्ट नहीं बनते, सिर्फ सरफेस तक ही एडजॉर्ब होते हैं। आपको ये सामने नज़र आ रही होगी डायग्राम, इसमें देखें ये कंपोनेंट मटेरियल है, इसमें ये मॉलिक्यूल आपको नज़र आ रहा है, ये सरफेस तक ही महदूद है, ये एडजॉर्प्शन है। अगर अब्जॉर्प्शन होती तो ये मॉलिक्यूल इसके अंदर तक अब्जॉर्ब हो चुका होना था, लेकिन चूँकि ये अब्जॉर्प्शन का फिनोमेना नहीं है, ये एडजॉर्प्शन का है। और एडजॉर्प्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूल सिर्फ सरफेस तक ही रहते हैं। अब हम फर्दर आगे डिस्कस इसको करें। अब ये किस बेस, ये एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की बेस क्या है। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी बेस्ड ऑन इंटरेक्शन बिटवीन सोल्यूट मॉलिक्यूल एंड एक्टिव साइट ऑन स्टेशनरी फेज। अब यहाँ सोल्यूट मॉलिक्यूल से मुराद क्या है कि ये वो कंपोनेंट्स हैं जिनको अलहदा करना है
कि जब वो स्टेशनरी फेज़ पे मूव करेंगे तो सॉल्यूट कंपोनेंट्स की इंटरेक्शन उस स्टेशनरी फेज़ के साथ होगी। अगर तो इंटरेक्शन उस स्टेशनरी फेज़ के साथ ज़्यादा है तो फिर, और अगर स्टेशनरी फेज़ के साथ इंटरेक्शन कम है तो फिर क्या होगा, ये आगे इसके बारे में डिस्कस है। अब ये जो इसकी स्टेशनरी फेज़ के साथ इंटरेक्शन होती है, ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ फोर्सेस होती हैं जिनको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या पोलैरिटी फोर्सेस भी कहते हैं। अब ये देखें, जब सॉल्यूट स्टेशनरी फेज़ के साथ एडज़ॉर्ब हो जाता है, जब कोई चीज़ किसी के साथ जुड़ जाती है तो जाहिर सी बात है उनके दरमियान कोई अट्रैक्शन की फ़ोर्स एग्जिस्ट कर रही होती है। अब इसमें देखें, ये लिखा हुआ है, दिस अटैचमेंट और इंट्रैक्शन डिपेंड अपॉन पोलैरिटी ऑफ सॉल्यूट, के सॉल्यूट की पोलैरिटी पर डिपेंड करता है। दिस टेक्निक प्रूव द स्टेटमेंट दैट पोलर लाइक पोलर, यानी डिज़ोल्व लाइक डिज़ोल्व का फार्मूला है। अगर हमारी जो स्टेशनरी फेज़ है वो पोलर होगी तो फिर हमारा जो सॉल्यूट के कंपोनेंट हैं वो अपने पोलर सरफेस के साथ ज़्यादा टाइटली अटैच हो जाएंगे। अगर स्टेशनरी फेज़ लेस पोलर है तो वो फिर लूजली अटैच होंगे। ये याद रखिएगा, ये बड़ा सिंपल सा फिनोमेना है। अगर स्टेशनरी फेज़, अगेन बता रहा हूँ, अगर स्टेशनरी फेज़, चलें ऐसा करते हैं, इसके ऊपर जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग डिस्कस कर लेते हैं कि कहते हैं इफ़ स्टेशनरी फेज़, अगर स्टेशनरी फेज़ इज़ मोर पोलर, अगर स्टेशनरी फेज़ मोर पोलर है देन द मोबाइल फेज़ की निस्बत, then high polar compound in the mixture will tightly bound to stationary phase। ये तो बात बिल्कुल क्लियर है कि उस मिक्सचर में जिसको हम सेपरेट करना चाह रहे हैं उसमें ऐसे कंपोनेंट जो ज़्यादा पोलर हैं वो क्या करेंगे, वो स्टेशनरी फेज़ के साथ टाइटली बाउंड हो जाएंगे, जबकि जो लेस पोलर कंपाउंड होंगे वो जबकि जो लेस पोलर कंपाउंड होंगे वो उनके बारे में है कि वो स्टेशनरी फेज़ के साथ लाइटली बाउंड हो जाएंगे। ये बात तो बिल्कुल, ये फिनोमेना तो बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है कि जो कंपोनेंट में हाई पोलर कंपाउंड है वो स्टेशनरी फेज़ के साथ टाइटली बाउंड हो जाएंगे, जो लेस पोलर कंपाउंड है वो स्टेशनरी फेज़ के साथ लाइटली बाउंड हो जाएंगे। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, अब नेक्स्ट लिखा हुआ था, लेस टाइटली बाउंड कंपाउंड विल बी एल्यूट बाय द मोबाइल फेज अर्लियर देन द टाइटली बाउंड वंस। इस फिनोमेना को अंडरस्टैंड करते हैं इस तरीके से, मिसाल के तौर पे अगर हम इसकी चले पहले हम इसकी ये टाइप्स देख लेते हैं। इसमें इसकी फर्दर तीन टाइप्स हैं एडजॉर्प्शन। अब हमने ये समझा कि एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी क्या है, ये एक बेसिक प्रिंसिपल है क्रोमेटोग्राफी का, और 3 टाइप्स की क्रोमेटोग्राफी इस प्रिंसिपल पे बेस करती हैं। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है, ओपन कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है, और जबकि गैस क्रोमेटोग्राफी भी एक एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है। अब थिन लेयर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी बेसिकली है क्या चीज़। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है कि इसमें एक सॉलिड प्लेट होती है, सॉलिड प्लेट, ये मैं बना रहा हूँ सॉलिड प्लेट। इस सॉलिड प्लेट के ऊपर एक ऐसा मटेरियल लगा होता है जो एज ए अब्जॉर्बेंट काम करता है, एडजॉर्बेंट काम करता है। मिसाल के तौर पे हम ये वो मटेरियल इसके ऊपर कोट कर देते हैं, ये इसके ऊपर वो मटेरियल लगा दिया गया। अब क्या होता है, इसको थिन लेयर क्यों कहते हैं कि ये जो नीचे एक सॉलिड प्लेट है, ये ग्लास प्लेट हो सकती है, शीशे की प्लेट हो सकती है, उसके ऊपर एक मटेरियल लगा दिया गया है जो एज ए एडजॉर्बेंट काम करेगा। इस मटेरियल की थिन लेयर ऊपर बन गई है, इस वजह से इसको थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। अब इसके ऊपर एक बेस लाइन लगाई जाएगी, इसके ऊपर क्या किया जाएगा, एक बेस लाइन लगाई जाएगी,
और जो हमारा कंपोनेंट है जिस मिक्सचर को हमने अलहदा करना है, वो जो मिक्सचर है वो इसके ऊपर इधर इसका एक स्पॉट लगा दिया जाएगा उस मिक्सचर का। फिर बिल्कुल पेपर क्रोमेटोग्राफी की तरह ही इस थिन लेयर जो ये जो थिन लेयर बनाई गई है, इसको क्या किया जाएगा, इस थिन लेयर को एक जार में एक एक जार में जिसके अंदर हमने सॉल्वेंट रखा होगा, इस थिन लेयर को उसके अंदर रख दिया जाएगा। यानी कि मिसाल के तौर पे आप समझें कि ये हमने इसमें ये सॉल्वेंट रखा हुआ है और हमने वो जो थिन लेयर तैयार की थी जिसके ऊपर हमने अपने कंपोनेंट का स्पॉट लगाया था, उसको क्या किया जाएगा, उसको भी इसके अंदर ऐसे रख दिया जाएगा। अब क्या होगा कि बिल्कुल पेपर क्रोमेटोग्राफी की तरह इसके अंदर ये जो मौजूद सॉल्वेंट है ये इसके ऊपर इस तरह इसके ऊपर कैपिलरी एक्शन के ज़रिए इसके ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। तो क्या करेगा कि जो उस कंपाउंड में, उस मिक्सचर में जिसको सेपरेट करना है, उस सैंपल में जो लेस टाइटली बाउंड कंपाउंड होंगे ना, जो लेस टाइट, जो जिसमें जिनकी पोलैरिटी ज़्यादा नहीं होगी, वो उस सॉल्वेंट के साथ पहले ही आगे आ जाएंगे, अलहदा हो जाएंगे, इल्यूट हो जाएंगे बाय द मोबाइल फेज अर्लियर देन द टाइटली बाउंड। और जो टाइटली बाउंड कंपाउंड होंगे वो थिन लेयर के साथ ही अटैच रहेंगे। अब हमें ये समझ आ गई है कि जब ये जो हमने थिन लेयर बनाई है, इसके ऊपर हमने इधर कंपाउंड अप्लाई किया था, जब इसके ऊपर कैपिलरी एक्शन के ज़रिए हमारा सॉल्वेंट ऊपर की जानिब इस तरह मूव किया, कैपिलरी एक्शन के ज़रिए सॉल्वेंट मूव किया, तो क्या होगा, तो ये बिल्कुल पेपर क्रोमेटोग्राफी की तरह जो हमारे माइंड में है, ये इस कंपोनेंट मटेरियल को आगे ले जाएगा और जो टाइटली बाउंड कंपाउंड इसमें होंगे वो क्या होगा, वो थिन लेयर के साथ अटैच हो जाएंगे, टाइटली अटैच हो जाएंगे। और जो लेस टाइटली बाउंड कंपाउंड होंगे वो थोड़ा सारा वो सल्यूट के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, और जिनकी पोलैरिटी बिल्कुल नहीं है वो सल्यूट के जो सॉल्वेंट है उसके अंदर उसके साथ ही बिल्कुल आगे की जानिब इल्यूट हो जाएंगे। ये था थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस। अब थिन लेयर में कौन सा प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है, वो इसमें एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली टाइप्स पे। सिमिलर प्रिंसिपल इस्तेमाल होगा कॉलम क्रोमेटोग्राफी में। अब ये जो गैस क्रोमेटोग्राफी है ये भी एक किस्म की कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, इसका कंसेप्ट आगे क्लियर होगा। कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या चीज़ है, इसमें एक कॉलम यूज़ किया जाता है, ग्लास कॉलम, यानी शीशे का एक कॉलम यूज़ किया जाएगा, एक ग्लास पाइप यूज़ किया जाएगा। अब इसके अंदर जो अब्जॉर्बेंट मटेरियल है वो इसके अंदर रखा जाएगा और इसके ऊपर सैंपल और सॉल्वेंट ऊपर से अप्लाई किया जाएगा, चूँकि इसको ओपन कॉलम कहता है, यहाँ से सॉल्वेंट अप्लाई किया जाएगा। और क्या होगा, इसमें जो हमारा मटेरियल है वो नीचे की जाने मूव करेगा और जो टाइटली बाउंड होगा इस मटेरियल के साथ, इस अब्जॉर्बेंट के साथ, जो टाइटली बाउंड मटेरियल होगा वो ऊपर रह जाएगा, जो लेस टाइटली बाउंड होगा वो सॉल्वेंट के साथ क्या होगा, वो नीचे की जानिब यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इस तरह ये क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म हो जाएगी। लेकिन इसमें भी कौन सा प्रिंसिपल यूज़ हुआ है, एड्जॉर्बेंस क्रोमेटोग्राफिक वाला प्रिंसिपल यूज़ हुआ है। इसमें भी एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, यानी इसमें भी जो कंपोनेंट मटेरियल है वो सरफेस से ही अटैच होगा। अब हम आते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की जानिब। बड़ा ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, ये वाला प्रिंसिपल बेहद इम्पॉर्टेंट है। अब पहले आपको पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी समझाने से पहले पार्टीशन लॉ अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि पार्टीशन लॉ किसे कहते हैं, या पार्टीशन फिनोमेना किसे कहते हैं, ये ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ होगा। इसको एज ए एग्ज़ाम्पल डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक कॉमन फिनोमेना देखा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल
इधर मैं आपको बताता हूँ, ये एक बीकर है। इस बीकर में अगर हम पानी रख देते हैं, इस बीकर में वाटर है, ये हमने इसमें पानी रख दिया है, और साथ ही इस बीकर में हम थोड़ा ऑयल या पेट्रोल डाल दें, तो हम ये अंडरस्टैंड करेंगे वो जो पेट्रोल है वो पानी में मिक्स नहीं होता, उसकी ऊपर अलहदा तह बन जाएगी, जबकि पानी के नीचे अलहदा तह बन जाएगी। अब देखिए जी, पेट्रोल भी चीज़ों को अपने अंदर हल कर लेता है, इसका मतलब है पेट्रोल भी एज ए सॉल्वेंट यूज़ होता है। सिमिलरली पानी भी चीज़ों को अपने अंदर हल कर लेता है, पानी भी एज ए सॉल्वेंट यूज़ होता है। अब हम एक ऐसी चीज़ देखते हैं, अब ये हमने ये देख लिया कि ये जो दोनों सॉल्वेंट हैं ये एक दूसरे के अंदर हल नहीं होते, इसका मतलब है ये दोनों सॉल्वेंट इमिसिबल सॉल्वेंट हैं। ऐसे सॉल्वेंट्स जो एक दूसरे में हल ना हो सके उनको इमिसिबल सॉल्वेंट कहते हैं। अब हम ऐसा करते हैं, एक ऐसा कंपाउंड देख लेते हैं जो पेट्रोल में भी हल हो जाता है और जो पानी में भी हल हो जाता है, दोनों में वो कंपाउंड हल हो जाता है। एज एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पे कि हम कहते हैं जी ये पिंक कंपाउंड है, ये दोनों में हल हो जाता है, पेट्रोल में भी और पानी में भी। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये पेट्रोल में इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, मोर यानी ज़्यादा होगी, और पानी में इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, लेस होगी। ऐसा है कि ये बात नहीं करने के इसमें हल होता ही नहीं है, मैंने ये बोला है ये पेट्रोल में भी डिज़ोल्व हो जाता है और पानी में भी। अब ये दोनों इमिसिबल सॉल्वेंट हमने एक ही जार में रखे हुए हैं, एक ही जार में इन दोनों सॉल्वेंट्स को रखा हुआ है। अब ऐसा होता है कि ये जो कंपाउंड है जो इन दोनों में डिज़ोल्व हो जाता है, उसको हम इसमें डिज़ोल्व करते हैं, हमने उसको इसमें फेंक दिया। हम कुछ देर बाद देखेंगे, चूँकि हमने बोला है कि ये जो सल्यूट है ये पेट्रोल में ज़्यादा डिज़ोल्व होता है, तो क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली इसके कंपोनेंट पेट्रोल वाले पोर्शन में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, ज़्यादा चले जाएंगे पेट्रोल वाले पोर्शन में, और पानी वाले पोर्शन में इसके कंपोनेंट कम रहेंगे। इस फिनोमेना को पार्टीशन फिनोमेना कहते हैं कि ये रिलेटिव डिज़ोल्विंग प्रॉपर्टी की बेस पे जो सॉल्वेंट कंपोनेंट को अपने अंदर ज़्यादा डिज़ोल्व कर लेता है, उसने दूसरे सॉल्वेंट से उस सॉल्यूट को एक्सट्रैक्ट कर लिया है, अपने अंदर ज़्यादा कर लिया है। और सिमिलरली अगर हम इसके अंदर एक ऐसा कंपोनेंट डाल देते हैं, एक ऐसा मटेरियल डाल देते हैं जिसकी वाटर में जो सॉल्युबिलिटी है वो मोर होगी, और पेट्रोल में जो सॉल्युबिलिटी है वो उसकी लेस होगी, तो क्या होगा, वो सॉल्यूट अपने आप को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि वो वाटर वाले पोर्शन में ज़्यादा आ जाएगा और पेट्रोल वाले पोर्शन में क्या हो जाएगा, वो कम आ जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, इसको पार्टीशन फिनोमेना कहते हैं। उम्मीद है आपको ये फिनोमेना समझ आ चुका होगा। अब आप इसमें देखें कि दो यूज़ किए गए थे इसमें सॉल्वेंट, ऊपर की जानिब पेट्रोल है और नीचे की जानिब वाटर है, दोनों इकट्ठे हैं। ऐसा मटेरियल जो वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल है तो उसके कंपोनेंट वाटर में ज़्यादा चले गए हैं और पेट्रोल में कम गए हैं। और इसी तरह ऐसा कंपोनेंट ऐसा मटेरियल जिसका जो पेट्रोल में ज़्यादा सॉल्युबल है उसको कंपोनेंट पेट्रोल में चले गए। तो ये ऐसा हुआ है कि ये दोनों सॉल्वेंट एक ही जार में मौजूद हैं, तो ये क्या करते हैं, जो कंपोनेंट इनमें ज़्यादा डिज़ोल्व होते हैं तो ये एक दूसरे से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, एक दूसरे से छीन लेते हैं। इस वजह से इस प्रोसेस को सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन भी कहा जाता है, इस प्रोसेस को सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन भी कहा जाता है। यही एक्सट्रैक्शन का जो फिनोमेना है ये इस्तेमाल हुआ है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में। इसी तरह इसको पार्टीशन फिनोमेना भी कहा जाता है कि आपने ये देखा कि इन दोनों सॉल्वेंट्स ने अपने दरमियान एक पार्टीशन बना ली है और उस पार्टीशन को क्रॉस करते हुए
जो सोल्यूट है वो एक सॉल्वेंट से दूसरे सॉल्वेंट में मूव कर जाता है। उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। अब हम चलते हैं अपने पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के लेक्चर की जानिब। अब इसमें देखें क्या आपको नज़र आ रहा है, स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज इसमें अगर हम देखते हैं, स्टेशनरी फेज ऑफ दिस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इज़ अ लिक्विड स्पोर्टेड ऑन ए इनर्ट सॉलिड। ये बात आपको समझानी है कि जो एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज था वो लिक्विड नहीं था, वो सॉलिड था। इसमें ज़रा हम गौर से देखें, इसको हम अगर अंडरस्टैंड करें, इसमें यह बताया जा रहा है कि इसमें जो स्टेशनरी फेज़ है वो लिक्विड है, वो सॉलिड नहीं है। जिस तरह इसमें भी क्या होगा, एक स्पोर्ट होगी मेन, ये ग्लास स्पोर्ट हो सकती है या पेपर की स्पोर्ट हो सकती है। इसके ऊपर क्या किया होगा, एक और मटेरियल लगा होगा, या हम कह सकते हैं जी ये एक और इसके ऊपर मटेरियल लगा हुआ, और इस मटेरियल में ऐसा लिक्विड मौजूद होगा जो एज ए स्टेशनरी फेज हो रहा। अब ये जो ऊपर में डॉट नज़र आ रहे हैं ये लिक्विड है, एक ये लिक्विड मटेरियल है जो एज ए स्टेशनरी फेज यूज़ हो रहा है। जो मोबाइल फेस होगा वो इसके ऊपर देन अप्लाई किया जाएगा और वो मोबाइल फेस क्या करेगा, इसके ऊपर मूव करेगा इस तरीके से करके। अब आप ये देखिए इसमें लिखा हुआ है द स्टेशनरी फेज ऑफ दिस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इज अ लिक्विड सपोर्टेड ऑन एन इनर्ट सॉलिड। यानी उस लिक्विड को किसने सपोर्ट किया हुआ है, किसी इनर्ट सॉलिड ने, यानी उस सॉलिड के अंदर अट्रैक्शन की एबिलिटी नहीं है। जबकि एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में हम देखा था वो जो मटेरियल ग्लास प्लेट पे लगाया था वो मटेरियल खुद ही एडजॉर्बेंट था, उसके अंदर अट्रैक्शन की एबिलिटी थी। लेकिन इस सॉलिड के ऊपर ये इस प्लेट पे ये जो सॉलिड लगाया गया है उस सॉलिड के अंदर एक लिक्विड मटेरियल है जो एडजॉर्ब हुआ आपको नज़र आ रहा है और इसके ऊपर से फिर मोबाइल फेस गुजारी जाएगी। अब लिखा हुआ है जी लिक्विड सपोर्टेड एंड इनर्ट सॉलिड। अब इसमें देखें क्या लिखा हुआ है, मोबाइल फेज़, जो मोबाइल फेज़ है आइदर अ लिक्विड और एक गैस। अब चूँकि आप देखें जी मोबाइल फेज़ अगर लिक्विड है तो स्टेशनरी फेज़ भी तो क्या है, वो भी लिक्विड है। तो जिस तरह मैंने आपको लास्ट अभी एग्जांपल में समझाया कि जब दो सॉल्वेंट वो दोनों लिक्विड थे उनको एक जार में रखा हुआ था तो क्या हुआ कि कंपोनेंट्स एक सॉल्वेंट से दूसरे सॉल्वेंट में मूव कर गए। अब क्या इसमें मोबाइल फेस भी लिक्विड है और स्टेशनरी फेस भी लिक्विड है, तो डेफिनेटली क्या होगा, वो कंपोनेंट कुछ मोबाइल फेस में डिज़ोल्व होने वाले होंगे और कुछ स्टेशनरी फेज़ में डिज़ोल्व होने वाले होंगे। जो मोबाइल फेज़ में डिज़ोल्व होने वाले होंगे वो मोबाइल फेज़ पे रह जाएंगे, जो स्टेशनरी फेज़ में डिज़ोल्व होने वाले होंगे वो स्टेशनरी फेज़ पे रह जाएंगे। आप इधर देखें, इधर मोबाइल फेज़ लिक्विड भी हो सकती है और मोबाइल फेज़ गैस भी हो सकती है, लेकिन इधर कॉमन बात क्या आ रही है, जो इसमें स्टेशनरी फेज़ है वो लिक्विड है, जो इसमें स्टेशनरी फेज़ है वो लिक्विड है। जबकि एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज़ था वो सॉलिड था और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज़ है वो ऑलवेज 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 लिक्विड फेज़। अब जो मोबाइल फेज़ है वो इसमें लिक्विड या गैस हो सकती है। अब हमें ये समझ आ गई है कि ये देखें, ये नीचे आपका स्टेशनरी फेज़ ये भी लिक्विड है और ऊपर ये जो मोबाइल फेज़ है ये भी लिक्विड है। तो क्या होगा, जिन कंपोनेंट्स को हमने इसमें से अलहदा करना है, जिन कंपोनेंट्स को हमने सेपरेट करना है, अलहदा करना है, वो कंपोनेंट्स क्या होंगे, अगर तो वो नीचे मोबाइल फेज़ में डिज़ोल्व होते हैं तो वो मोबाइल फेज़ पे ज़्यादा रह जाएंगे और स्टेशनरी फेज़ के साथ स्टेशनरी फेज़ पे ज़्यादा रह जाएंगे और मोबाइल फेज़ के साथ कम रहेंगे। अगर वो कंपोनेंट मोबाइल फेज़ में ज़्यादा डिज़ोल्व होते हैं तो वो मोबाइल फेज़ के साथ रहेंगे और स्टेशनरी फेज़ के साथ कम रहेंगे। अब देखा बिल्कुल एक माइनर लेवल पे हमने वही फिनोमेना देखा जो पीछे हमने एग्जांपल में देखा कि एक जार में जब पेट्रोल और पानी था
तो उन्होंने कंपोनेंट्स को अपने दरमियान डिस्ट्रीब्यूट इस मैनर में किया, जो जिसमें ज़्यादा सॉल्युबल था वो कंपोनेंट उसमें चला गया। तो इसमें भी यही फिनोमेना है, ऊपर भी लिक्विड है और नीचे भी लिक्विड है। वो कंपोनेंट जिनको सेपरेट करना है वो अगर स्टेशनरी फेज़ में ज़्यादा डिज़ॉल्व होते हैं तो वो स्टेशनरी फेज़ पे स्टे करेंगे, अगर वो मोबाइल फेज़ में ज़्यादा डिज़ॉल्व होते हैं तो वो मोबाइल फेज़ के साथ चले जाएंगे, मोबाइल फेज़ उनको कैरी करके ले जाएगा। अब यहाँ देखा हुआ है इन दिस इज़ बेस्ड ऑन द कंपाउंड सॉल्युबिलिटी, इन अदर वर्ड differences in solubility, difference in solubility is also due to differences in polarity। ये तो बिल्कुल क्लियर बात होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल बात है कि अगर दोनों सॉल्वेंट यानी पानी और पेट्रोल में जो चीज़ पानी में ज़्यादा हल होती है तो इसका मतलब है पानी पोलर है, तो वो जो चीज़ हल होनी है यानी सोल्यूट उसकी पोलैरिटी भी ज़्यादा होगी। अब ये पोलैरिटी के डिफरेंस की वजह से है, मोर पोलर सब्सटेंस हैविंग हायर अफिनिटी टू स्टेशनरी फेज़। अगर हमने स्टेशनरी फेज़ में पानी यूज़ किया हुआ है, वाटर यूज़ किया हुआ है, तो वो पोलर सब्सटेंसेस को अपने साथ स्टे करवा देगा। लेस पोलर सब्सटेंसेस विल गो इनटू द मोबाइल फेज़, जो लेस पोलर होंगे वो मोबाइल फेज़ के साथ चले जाएंगे। इसमें शर्त ये है कि जो हमारा स्टेशनरी फेज़ जो हम लिक्विड इस्तेमाल कर रहे हैं वो पोलर लिक्विड होना चाहिए। अब इसकी जो एग्जांपल देखें वो जी लिक्विड गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और लिक्विड गैस क्रोमेटोग्राफी। अब जो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है ना, इसकी जो एग्जांपल है वो ये पेपर क्रोमेटोग्राफी है, जिसने हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया हुआ है कि ये पेपर क्रोमेटो। अब सवाल ये पैदा होता है, पेपर तो जो पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो पेपर इस्तेमाल किया जाता है वो तो एक सॉलिड मटेरियल है। नहीं, एक्चुअली बात यह है कि पेपर बना होता है सेलुलोज का, और सेलुलोज के अंदर वाटर मॉलिक्यूल ट्रैप कर जाते हैं, फंसे हुए होते हैं। तो वो जो हम पेपर इस्तेमाल कर रहे होते हैं उस पेपर में वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, वो वाटर मॉलिक्यूल एज ए स्टेशनरी फेज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ हो रहे हैं। और अभी हमें क्लियर हो चुका है उस पेपर के अंदर वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो स्टेशनरी फेज़ है और वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड हैं। अब चूँकि हमने तो बड़ी सिंपल सी क्रोमेटोग्राफी अपने कॉलेजेस में की हुई है ना, कि उसी पेपर को हम अगेन वाटर में रख देते हैं। अब इस वजह से वो फिनोमेना हम अंडरस्टैंड नहीं कर सके कि हम उसी पेपर को अगेन वाटर में रख के वो जो इंक का डॉट है उसी को हम वाटर में रख देते हैं और वो जो इंक का डॉट है उसको हम अलहदा करते हैं। उसमें तो हम सॉल्वेंट ही एक इस्तेमाल कर रहे हैं, पेपर में भी वाटर है और जिसको हम फिर उसको हम पानी में रख देते हैं, वो पानी भी क्या है वो भी वाटर है। इस वजह से हम इस फिनोमेना को सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम उनको रियलिटी में सही तरीके से उनको सेपरेट करना चाहते हैं तो उस पेपर को हमें वाटर में नहीं किसी और सॉल्वेंट में रखना पड़ेगा, ताकि ये जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का फिनोमेना कंप्लीट हो सके। अब हमने ये उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा, पेपर क्रोमेटोग्राफी भी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है। क्योंकि इसमें हम इस्तेमाल करते हैं पेपर। वो पेपर चले इधर बना लेते हैं, ये मैं एक जार बना रहा हूँ। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक पेपर को सस्पेंड कर देते हैं, उसके ऊपर हमने ये पेपर को इस पर हमने सस्पेंड कर दिया, ये इसके ऊपर बेस लाइन लगाई है और इसके ऊपर हम कहते हैं जी ये हमने अपना मिक्सचर अप्लाई किया हुआ है। अब इसको हम जो अपने कॉलेजेस में हमने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया हुआ है, हम इसको किस में रख देते हैं, पानी में रख देते हैं। तो जारी बात है फिर हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि ये पार्टीशन हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि पेपर में भी वाटर है, इसमें भी वाटर है और इसको हमने जो रखा हुआ है जिस सॉल्वेंट में वो भी क्या है वो वाटर है। इसलिए पेपर क्रोमेटोग्राफी में ये जो नीचे सॉल्वेंट रखा रहता है ये अल्कोहल हो सकती है, अगर अल्कोहल होगा या ईथर होगा, ठीक है, इन सॉल्वेंट्स में रखा जाए तो तब ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी वाले कैटेगरी में आ जाती है। अब इसमें देखें जी हमारी जो ये मोबाइल फेज़ है ये क्या है, ये लिक्विड है और पेपर के अंदर पानी के मॉलिक्यूल ट्रैप हैं वो भी लिक्विड है। जब ये दोनों मोबाइल फेज़ और स्टेशनरी फेज़ दोनों लिक्विड होंगे तो फिर ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी वे वाली कैटेगरी में
आएगा। अब देखें जी, ये पेपर क्रोमेटोग्राफी, उम्मीद है आपको ये क्लियर हो चुका है कि ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है। अब गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, अब सामने ये डायग्राम बनी हुई है, ये आप समझे, इसको अंडरस्टैंड करें कि ये डायग्राम हमें क्या बताती है। इस डायग्राम में देखें कि सबसे पहले आप ये देखें, आपको एक ये अपरेटस नज़र आ रहा होगा, इस सारे में एक ये पार्ट नज़र आ रहा होगा, तो इसका नाम क्या लिखा हुआ है, कॉलम लिखा हुआ है। अब क्या होता है कि इस कॉलम के अंदर, इस कॉलम के अंदर यानी इस ये कॉलम है, इसके अंदर वाली दीवार के ऊपर एक मटेरियल कोट किया होता है, तो उसके अंदर एक इनर्ट लिक्विड सस्पेंडेड होता है। ये पूरा गोल पाइप है, ये कॉलम है इसके अंदर वाली दीवार पे। अब ये फिनोमेना क्या है, ये फिनोमेना है कि यहाँ से हम अपना सैंपल, इधर ये देखें नज़र आ रहा है, सैंपल इंजेक्ट कर रहे हैं, तो इस सिलेंडर से गैस इस कॉलम में जा रही है। चूँकि हमने सैंपल इंजेक्ट किया है, ये जो सिलेंडर से गैस जाएगी, ये गैस हमारे सैंपल को आगे कैरी करके ले जाएगी, आगे तक ले जाएगी डिटेक्टर में, फिर हमें स्क्रीन पे उसका रिज़ल्ट नज़र आएगा। अब हम ज़रा गौर करें कि ये इस क्रोमेटोग्राफी में, जिसको पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कह रहे हैं, इसमें जो अपरेटस बना हुआ है उसमें भी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एक कॉलम यूज़ कर रहे हैं। सो ये भी कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। अब आप ये ज़रा समझे, गौर करें कि ऊपर भी हमने ये देखें, ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी की बात की है और नीचे भी कॉलम क्रोमेटोग्राफी बात की है। बात बता रहा हूँ आपको, वो भी कॉलम है और ये भी कॉलम है, लेकिन दोनों कॉलम्स में आपने ये देखना है कि जो रूल है वो कौन सा यूज़ हो रहा है। जो इसमें प्रिंसिपल यूज़ हो रहा होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी क्लासिफिकेशन की जाएगी। यानी ऊपर वाली कॉलम क्रोमेटोग्राफी में एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है और नीचे वाली कॉलम क्रोमेटोग्राफी में पार्टीशन प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है। अब इसमें देखें जी, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में द क्रोमेटोग्राफी टेक्निक The chromatography technique involves separation of mixture done by an inert gas along a tube। ये देखा, ये इसमें इनर्ट गैस इस्तेमाल हो रही है, इनर्ट गैस। अब ये गैस का काम सिर्फ है हमारे मिक्सचर को लेके जाना, इस कॉलम में से गुजारना। द ट्यूब इज़ फिल्ड विद फाइनली डिवाइडेड इनर्ट सॉलिड। ये किसकी सॉलिड ट्यूब बनी, सॉलिड मटेरियल की ट्यूब है। द सॉलिड इज़ कोटेड विद नॉन वोलाटाइल ऑयल। और इस सॉलिड को, जिस तरह मैंने पहले बात की, इसको अंदर से कोट किया हुआ है, कोटिंग की हुई है, इसके ऊपर लेप किया हुआ है, मटेरियल लगा हुआ है नॉन वोलाटाइल ऑयल का। जब वो नॉन वोलाटाइल ऑयल है, यानी वो उसकी वेपोरेशन नहीं होगी, तो ऑयल है तो वो लिक्विड ही ना। तो इसका मतलब है वो जो नॉन वोलाटाइल जो इसके अंदर कोट किया हुआ है वो स्टेशनरी फेज़ है, और कैरियर इसमें कौन है, मोबाइल फेज़ कौन है, वो गैस है। तो क्या होगा कि स्टेशनरी फेज से गैस क्या कर रही है, हमारे कंपोनेंट को लेकर गुजर रही है। द माइग्रेशन ऑफ हीट कंपोनेंट अकर एट ए रेट डिटरमाइंड बाय इट्स सॉल्युबिलिटी इन ऑयल एज वेल एज इट्स वेपर। तो माइग्रेशन ऑफ कंपोनेंट, हमारा जो कंपोनेंट है, अब वो जब इसमें से कॉलम में से गुजरेगा तो डेफिनेटली कॉलम के अंदर जो स्टेशनरी फेज है, देखेंगे उसकी सॉल्युबिलिटी स्टेशनरी फेज से है, या वो जो गैस इसमें से गुजर रही है या उसकी सॉल्युबिलिटी उसमें है। तो इस बेस पे क्या होगा कि वो हमारा जो मटेरियल है इस कॉलम के अंदर सेपरेट हो जाएगा। यह बड़ी लेटेस्ट टेक्निक है, इसमें सेपरेशन के अलावा डिटेक्शन भी की जा रही है, चूँकि ये डिटेक्टर लगा हुआ है, और इसमें आइडेंटिफिकेशन भी की जा रही है, ये आइडेंटिफिकेशन का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है। लेकिन अगर हम क्रोमेटोग्राफी का जो प्रोसेस है वो सिर्फ इस कॉलम में परफॉर्म हो रहा है, बाकी जो डिटेक्टर है और आइडेंटिफिकेटर है उधर आइडेंटिफिकेशन हो रही है और डिटेक्शन हो रही है। तो जिस तरह मैंने आपको पहले समझाया था, जो क्रोमेटोग्राफी है वो एक सेपरेटिंग टेक्निक है। स्टूडेंट, मेरे ख्याल से आज के लिए ये दोनों टेक्निक्स ही बहुत हैं, तो काफ़ी डिस्कशन हो गया। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें इसकी जो फर्दर 3 टाइप्स हैं वो डिस्कस करेंगे, उनकी डिटेल इतनी ज़्यादा नहीं है। तो आज के लिए इंशाल्लाह यही काफ़ी है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।